CAPF AC 2022 मिशन 250+ में हमने डे 21 में आपको 10 ऐसे के टॉपिक प्रोवाइड किए। आज इस वीडियो में मैं 10 इंपॉर्टेंट जो आर्गुमेंट टॉपिक्स है वो प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी लास्ट वीडियो में भी बताया, या इनफैक्ट मैं ये पहले से भी बता रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी टॉपिक को होलिस्टिक वे में देखने की कोशिश करना है। हो सकता है कोई टॉपिक मैं आर्गुमेंट में दे रहा हूं तो वो आपको ऐसे में आ सकता है, कोई टॉपिक मैं ऐसे में दे रहा हूं तो वो आर्गुमेंट में आ सकता है। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का आपका एग्जाम नहीं है कि जिसमें आप ये करोगे कि यस यही आएगा। हम यहाँ थीम आधारित चीजों को देखते हैं, थीम बेस्ड चीजों को देखते हैं कि यस ये मे बी पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा लग रहा क्यों, क्योंकि वो वैक्यूम में कोई भी टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक चर्चा में है, जो टॉपिक न्यूज में है, तो वो टॉपिक आपको ये मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने आपको जो टॉपिक बोला था उतने प्रोवाइड करा दूंगा। ऑब्वियसली 100 मैंने बोला था तो 100 वो आपको मिलेगा। ऑलरेडी हमने एक तरफ से देखा जाए तो 30+ तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका था। फिर इधर 30 रिपोर्ट, 30 ऐसे, 30 आर्गुमेंट, तो 30 30 60+ ऐसे ही हो जाएगा और आपका कमिंग डेज में मिलता रहेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि किसी भी टॉपिक को आपको मिल रहा है तो सिर्फ टॉपिक देखने से वहां काम नहीं चलता, वहां आपको उसको लिखना होगा। आप लिख करके, ऑब्वियसली जो पेड प्रोग्राम वाले हैं उनको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ ये हूँ कि आप लिख करके सबमिट करो। जिन्हें ऐसा लगता है आप ये लिख सकते हो किसी भी सीनियर फ्रेंड्स ये सब से आप चेक कराओ, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं कराते हो तब तक कैसे पता चलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं यदि आप सेल्फ इवेल्युएशन करने में सक्षम हो, ये आप एलिजिबल हो, आपको लगता है इन द सेंस कि आप वो कैपेबिलिटी है आप में कि आप अपनी ही राइटिंग को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत बार जैसे मैं कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं हर बार जो ऐसे लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं, जो ऑलरेडी रिटेन क्वालिफाई हैं, वो भी टेस्ट देते हैं। तो जब वो टेस्ट देते हैं तो उनकी राइटिंग से उनको खुद रियलाइज होता है कि हाँ सर ये हमसे मिस्टेक हो गया है। तो आप इस कंडीशन में आ जाते हो कि जब आप सेल्फ इवेल्युएट करते हो, इंस्पाइट ऑफ, सोचो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी रिटेन क्वालिफाई हैं, जिनको इंटरव्यू देना है या कुछ इंटरव्यू दे चुके हैं, वो भी टेस्ट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर वो कैंडिडेट जो भी है वो उसको अपना इंप्रूवमेंट की हमेशा आवश्यकता होती है कुछ ना कुछ। और जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो शायद हम अपने आप में वो प्रॉपर देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा देखता है तो वो उस चीज को प्रॉपर देखता है। तो इसमें हम आज का टॉपिक देखते हैं। जो फर्स्ट आपका है, पॉलिटिकल पार्टीज आर बिकमिंग मोर नैरो माइंडेड। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी देखोगे कि जो एक तरह से नैरो माइंडेड होती जा रही है। नैरो माइंडेड का मतलब है कि वो सिर्फ एक तरह से जिस ढंग से जीत उनको मिले। अब जैसे बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं या फिर यूनियन लेवल पे भी जो गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल पार्टी है, हम गवर्नमेंट के यहाँ सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, तो जो एक होलिस्टिक वे में देखा जाता है चीजों को कि हम सामने जो अपोजिट में है, जो हमारे अपोजिशन में है, एटलीस्ट हम उनके भी रिस्पेक्ट उन भी कर सकें। अब बहुत आज के डेट में जो वीप वाला इशू है कि पॉलिटिकल पार्टी सपोज फॉर एग्जांपल है वीप ये कर रही है, तो एक इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनका अपना कोई वजूद ही एक तरह से नहीं रह गया है कि जस्ट आप पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, डिपेंडिंग ऑन 3 लाइन वाले में तो आपको एंटी डिफेक्शन भी हो जाएगा यदि आप उसको फॉलो नहीं करोगे। 1 लाइन और 2 लाइन वाले में रिलैक्सेशन लिटिल मिलता है, लेकिन 3 लाइन भी है तो उसमें आपका एंटी डिफेक्शन हो जाएगा, के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सोचते हैं बस जीत हो, या देश का जो चिंता नहीं है। बहुत जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट गवर्नमेंट है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम सपोज लागू कर रही है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम यदि आप लागू करते हो तो हो सकता है आज के लिए आपको थोड़ा फायदा मिल जाए, लेकिन जो आने वाले जनरेशन है उसको तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो हम आज कर रहे हैं तो उसमें आज पॉपुलिस्ट मेजर हम ले रहे हैं, अब उसका जो नुकसान होगा वो फ्यूचर में करना पड़ेगा। अब ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी बोला कि ये आप एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये मैं आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। तो उसमें जो अब इसमें फोर में तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें मिल रही है, अब अगेंस्ट में लगेगा, अगेंस्ट में आपको देना है तो नो।
दे आर ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम, जो न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। या हमारी जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ये है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं ना कि आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट मीन्स इट इज इवॉल्विंग विद टाइम। तो विद टाइम पासिस जो है एवरीथिंग चेंजेज। सो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एक्सेप्शन। मेनी टाइम दे आर टेकिंग इन डिसीजन इन गुड फेथ, एंड दैट इज द रीजन कि एक तरह से हम आज देखते हैं इंडिया का, तो बहुत सारी चीजों में हम अच्छे कंडीशन में हैं, बहुत सारे बेटरमेंट कर रहे हैं, बहुत तरीके से जो एक तरह से है कि कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यहाँ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरी टाइम जो है दे आर नॉट नैरो माइंडेड। इनफैक्ट देखो कि कुछ टाइम में जैसे ये होता है कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो छोटे छोटे इशू को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो पेटी इशू होते हैं इन द सेंस की जो नैरो माइंडेडनेस होते हैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसका दोनों तरफ ये लिखना है। नेक्स्ट आपका है टॉपिक नंबर 2, फ्री स्पीच इज प्री कंडीशन फॉर फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है इंडिया में, डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी इन द सेंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इंडिया है। अब इसमें क्या है कि प्री कंडीशन, अब इसमें तो ये है कि जब तक फ्री स्पीच नहीं रहेगा तो उस डेमोक्रेटिक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। कि डेमोक्रेसी यदि है तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो रूलिंग कोलिशन पार्टी व्हाटसोएवर है, तो सिर्फ क्या उसे ही बोलने का अधिकार है? नहीं। इनफैक्ट जिन लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे, दिस इज रियलिटी, आप इससे भाग नहीं सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली हम उस डायमेंशन में नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देयर इज नॉट अ सिंगल मुस्लिम मिनिस्टर। तो ऑफिशियली क्या है कि आपके 81 मिनिस्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक भी मुस्लिम फेस नहीं है। अभी मुख्तार अब्बास नकवी जो थे उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। बीजेपी ऑलमोस्ट जो है नेग्लिजिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट को, जो भी एक दो को खड़ा करी, कुछ लोग बस व्यू वेरी फ्यू लिमिटेड, वो हार गए। बहुत सारे लीडर जो लेवल में थे, अब जस्ट फॉर एग्जांपल लो शाहनवाज हुसैन, बहुत कम एज में अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में उन्हें एज ए कैबिनेट मिनिस्टर का ये मिला। आज की डेट में उन्हें बिहार में एक मिनिस्टर बना दिया गया है, और वो भी मिनिस्टर जहाँ के उनके पास बहुत अधिक पावर नहीं है। नो डाउट द पर्सन इज कैपेबल, ही इज डूइंग हिज ऑन वर्क, तो ऑब्वियसली इसको हम नहीं लिख सकते। लेकिन जो कंडीशन है, तो उसमें कंडीशन है कि फ्री स्पीच आपके पास जो है वो प्री कंडीशन होना चाहिए। फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सब जो है उनको सबको मौका मिलना चाहिए, सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनको मौका मिलना चाहिए। आपने वोट दिया ना दिया वो बहुत मायने नहीं रखता है, आपने वोट दिया तब भी आपको बोलने का अधिकार है, वोट नहीं दे रहे हो तब भी आपको वोट देने का अधिकार है, ये सारी चीजें हैं। तो अब उसके बाद जब अगेंस्ट में लिखोगे तो अगेंस्ट में इसमें भी चैलेंजिंग होगा कि फ्री स्पीच, अब फ्री स्पीच का मतलब ये प्री कंडीशन ये लगाया, तो ऐसा नहीं है कि अब फ्री स्पीच का मतलब ये यहाँ लिखोगे ना कि दिस इज नॉट एवरी टाइम कंप्लीट फ्री स्पीच इज रिक्वायर्ड बिकॉज देर इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो कंट्री जो है में बहुत सारे चीजें होती है, तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है, अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पॉइंट ये डालोगे, ए लॉट ऑफ टाइम नेशनल सिक्योरिटी का डालोगे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का डालोगे, तो बहुत सारी चीजें है कि डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो चीज जो चाहे। जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे कि जो मुंबई अटैक हुआ उसमें कमांडो ऑपरेशन को टीवी चैनल वाले ने लाइव दिखाया, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है नेशनल सिक्योरिटी। तो आप फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है ना कि जो फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि कोई भौंक रहा है वो टीवी पे, वही नहीं है कि कोई भी आप विजुअल्स दिखा रहे हो, कोई भी कार्टून बना रहे हो या कुछ ऐसे चीजें। तो ये जो कार्टून वगैरह वाला भी, कार्टूनिस्ट वगैरह का भी डिफरेंट में ये चल रहा है, तो वो भी आपके आते हैं कि आप फ्री स्पीच, ये उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के आसपास आपको इसमें चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कोविड-19 पैंडेमिक इज ऑलमोस्ट ओवर। ऑलमोस्ट ओवर का मतलब है कि जो एक तरह से जो हमने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो देखा, अब एक तरह से 2.5 ईयर ऑलमोस्ट होने वाला है। देखा जाए तो जनवरी में देखा जाए फर्स्ट केस एक तरह से रिकॉर्ड किया गया, मान लीजिए इंडिया में जनवरी एंड में शायद फर्स्ट केस आ गया था, फरवरी में धीरे धीरे, मार्च में स्थिति बहुत बुरी हो गई, फिर मार्च अप्रैल मई, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 21 में अप्रैल मई जून ये सब में स्थिति बहुत बुरी हो गई। मतलब इनफैक्ट हाँ, अप्रैल मई में बहुत ज्यादा बुरा स्थिति था।
तो अब लेकिन हम 22 में देखते हैं, तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2 बिलियन डोजेस जो है हमने कंप्लीट कर लिया। तो वो 2 बिलियन जो डोजेज किया, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं जो अपना वो लगा चुके हैं वन टाइम या जो भी है। उसके बाद जो है बहुत सारे जो हैं उनको तीसरा डोज भी लग रहा है। तो जैसे जैसे 2 बिलियन एक तरह से बहुत ज़्यादा होता है। और अभी देखो हर स्टेट अब धीरे धीरे जो बूस्टर डोज भी देने की कोशिश। तो अब कोविड-19 पैंडेमिक इज ऑलमोस्ट ओवर, तो आपको दिखाना है कि यस, जो केस लोड है तो उस अनुसार कम हो रहा है। और कोई भी डिजीज होती है, अब जस्ट सोचो नॉर्मल फीवर है या नॉर्मल, तो इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में यदि कोई 1000 2000 5000 यदि ये हो रहा है और ये सिम्टम माइल्ड है एक तरह से, तो कोई इशू नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट ओवर चीजों को आप दिखाओगे। लेकिन ऑलमोस्ट ओवर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वेव के बाद लगा चीजें ठीक हो गई, उसके बाद सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव के बाद लगा कि वर्स्ट फेज बीत गया, फिर थर्ड वेव आया। तो थिंग्स आर नॉट स्टिल ओवर। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो बीच बीच में आ रहे हैं, तो हमें प्रिकॉशनरी मेजर को ये रखना है। तो टॉपिक नंबर 4 है कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। तो अभी देखो हर जगह कॉन्ट्रैक्ट जॉब का बोलबाला हो रहा है। परमानेंट जॉब जो है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि परमानेंट जॉब में जो है बहुत सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है। अदरवाइज किसी को 5 ईयर्स के लिए रखा, 4 ईयर्स के लिए रखा, एक तरह से ये भी क्या है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब ही जो अग्निवीर है। और ये सिर्फ ये फर्स्ट ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में देखो तो हर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनियां जो भी चाहती है कि जितने कम टाइम के लिए हम रखें। किसी को 1 साल के लिए रखते हो तो आपको पे पर्क्स बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है। आप विजिटिंग फैकल्टी रखते हो या फिर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही आप क्या है कि पार्ट टाइम फैकल्टी रखते हो कि ठीक है 20 क्लासेस लेक्चर लोगे, एवरी लेक्चर का आपको 2000 मिलेगा, 40,000 मिला, उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं एक तरह से है। लेकिन जो परमानेंट फैकल्टी है, भले वो लॉकडाउन रहे, बंद रहे, हड़ताल रहे, उनको तो 1 लाख 1,20,000 1,50,000 आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका जो है, तो इसमें आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों इनस्टेबिलिटी ये इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रही है। तो हाँ, ये 4 में कर रही है कि क्योंकि इससे ये, लेकिन इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस ये नहीं कर रही है। इसमें क्या होगा कि आज हमारा जो मार्केट है बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर हैविंग स्किल्स। तो लिटिल जो परसेंटेज होता है वो एवरी टाइम जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं वन जॉब से। इनफैक्ट जिसको परमानेंट आप जॉब दे रहे हो तो क्या वो नहीं शिफ्ट कर रहे हैं? आप आईटी इंडस्ट्री में देखो, कोई भी कंपनी चाहती है कि परमानेंट आपको जॉब दें, कैंपस प्लेसमेंट करके ले गई बहुत सारी कंपनियां कि ठीक है आप होल लाइफ रहो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं फॉर एग्जांपल देख रहा हूँ, एन नंबर ऑफ पीपल हैं जो रेगुलर जॉब चेंज कर रहे हैं 1 ईयर, जबकि उनके पास परमानेंट जॉब है। कंपनी चाहती है कि भाई आप रहो यहीं। लेकिन मैं कुछ वो पर्सन्स को भी जानता हूँ पर्सनल लेवल से, जो 10 ईयर्स से फॉर एग्जांपल माय ओन कजिन एक तरह से प्राइवेट जॉब में होने के बावजूद भी 10+ ईयर्स से कंटिन्यूअस एक ही कंपनी में है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स को भी मैं जानता हूँ 5 6 7 ईयर्स से कंटिन्यूअस एक कंपनी में है। लेकिन कुछ हैं इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में ही, जैसे फॉर एग्जांपल माय ऑन एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आई लेफ्ट द जॉब या व्हाटसोएवर आई एम मूविंग हियर एंड देयर। एक तरह से ऑब्वियसली मैं किसी के पास इस समय पे जॉब नहीं करता हूँ, मैं अपना ही जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गवर्नमेंट में भी, मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ जो 2 3 जॉब 4 जॉब छोड़े हुए हैं गवर्नमेंट में भी। तो पहले कुछ में गए फिर छोड़ दिए, तो परमानेंट नेचर के बावजूद भी ये, तो ये इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करता है। देयर आर कंटिन्यूअस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कि इनकम एंड एसेट लिमिट ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज डिफीटिंग द वेरी पर्पज ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों किया गया? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इस वजह से किया गया कि जो अपर कास्ट में से बहुत सारे लोग हैं, जो जनरल कैंडिडेट, अपर कास्ट इन द सेंस जनरल कैंडिडेट में, जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट बहुत सारे आते थे, तो उनके पास क्या सिचुएशन था कि वो फाइट नहीं कर पा रहे थे। तो एटलीस्ट 10% जब रिजर्वेशन दिया गया तो वो फाइट कर सकते हैं। लेकिन इनका इनकम क्राइटेरिया ये रखा गया 8 लाख। तो 8 लाख में देखा जाए तो 95% प्लस लोग इसी में आ गए। तो 95% जब किसी चीज में रिजर्वेशन या इनफैक्ट प्रॉपर दो, तो कुछ लोग तो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं थोड़ा सा, जिनका सपोज सरकारी नौकरी है तो वो तो छुपा नहीं सकते हैं। कुछ जिनका है तो पता चला कि 10 लाख है, वो भी इसमें आ गए। तो चलो, लेकिन फिर भी हम उस चीज को, उस फैक्टर को हटा देते हैं, फिर भी जो है कि आपका वो वेरी पर्पज डिफीट कर रहा है। लेकिन अब इसमें क्या है, आप उसको दूसरे कंपोनेंट को लगे कि वो एसेट लिमिट भी है। तो इन इन्फ्लेशन के रेट में या इस समय जो कॉस्टली महंगाई चल रहा है, तो जो ये इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप उसको उस फ्रेम में जस्टिफाई कर सकते हो।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, लिकर बैन इन स्टेट्स आर नॉट इफेक्टिव। तो बहुत सारे स्टेट जो है लिकर बैन किए हुए हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है, तो नहीं है इसको जस्टिफाई। एक चीज ध्यान रखो हमेशा कि जो आर्गुमेंट आता है तो उसके प्लस माइनस में नहीं जाना है, जो टॉपिक दिया हुआ है उसको जस्टिफाई करना है फोर में, अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में। तो इसमें फोर में जब लिखोगे तो नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव इसको किस कारण से, तो बहुत सारे ये टॉपिक हम ऑलरेडी कराए हुए भी हैं इसको, और ये इफेक्ट अगेंस्ट में लिखोगे तो बोलेगा कि ऑलमोस्ट इफेक्टिव है। उसको हमने डिफरेंट फॉर्म में लिटिल लिटिल चेंज करके वर्ड दिया था, बट ये क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 7, वेलफेयरिज्म स्कीम इन इंडिया, स्कीम्स इन इंडियन स्टेट्स आर अनप्लान्ड। अभी देखो आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है, उसमें से जो लैगार्ड स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के बारे में उन्होंने बोला, जैसे पंजाब हो गया, मान के चलो कि राजस्थान और बहुत सारे स्टेट्स हैं, कि जो आप स्कीम्स चलाते हो तो एक तरह से वो जो नैरो माइंडेडनेस, हमने जो टॉपिक नंबर जो आपका 1 दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर बिकमिंग मोर नैरो माइंडेड, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट वो उससे संबंधित नहीं है, लेकिन ये आपका इंडियन स्टेट से पार्टिकुलरली, क्योंकि आरबीआई का अभी एक रिपोर्ट आया, और ये चीज ऐसा नहीं है कि अभी चल रहा। आम आदमी पार्टी का देखोगे कि हर जगह फ्री फ्री फ्री, फ्री क्या है, वो अपने पिताजी वाले प्रॉपर्टी बेच करके तो नहीं दे रहे हैं ना, आप जनता का जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको फ्री दे रहे हो, और फ्री देने के चक्कर में आप लाइट काट रहे हो, ये चीज कर रहे हो। ऑलरेडी आपका जो स्टेट है उसका एक्सचेकर बहुत बुरे स्थिति में है आपका, तो आप उस चीज को बस पॉपुलिस्ट मेजर में करने के लिए, आपको तो अपना घर बेच करके नहीं देना पड़ रहा है, खेत बेच करके नहीं देना पड़ रहा है ना, आप उसी चीज को निगेटिव में स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर जा रही है, तो आपको उसमें ये करना है कि अनप्लान्ड। अब अनप्लान्ड में है तो ये चीज को दिखाओगे, अब इसके अगेंस्ट में जाओगे तो बोलोगे नो ये अनप्लान्ड नहीं है, ये प्लान्ड वे में है। दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर, इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि दे पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल, even Niti Aayog and other, they are for guiding force, and whatever they are doing in just best interest of their own party and their state. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एनजीओज इन इंडिया आर नॉट गिविंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो एनजीओ इंडिया में देखा जाए तो 3 मिलियन के आसपास एनजीओ हैं, तो वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। एक तरह से जस्ट सोचो 30 लाख एनजीओ है, अब 30 लाख एनजीओ का ये मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से अब 30 करोड़ लो, यानी कि हर 400 पीपल पे 1 एनजीओ है। अब 400 पीपल पे 1 एनजीओ है, तो एक एनजीओ एटलीस्ट 1% तो होगा उस एनजीओ में, लेकिन कोई भी एनजीओ चल रहा है तो एक ही पर्सन तो नहीं होगा, कोई 2 है, 5 है, 10 है, किसी में 10,000 लोग भी हैं। इसका मतलब है कि एनजीओ जो है, ये इस आधार पे आपको करोगे कि एनजीओ जो रिजल्ट चाहिए, जितना बेटरमेंट चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर ये दोगे कि नहीं। इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अब एनजीओ हैं उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्स है, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है ना, तो जिस लिमिटेड रिसोर्स में जो कुछ करना चाहिए वो कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 9, आवर यूनिवर्सिटीज परफॉर्मेंस। ओके, ये इसको ये कर दो एपोस्ट्रोफी यस यहाँ लगा दो, ठीक है ना, तो आवर यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, ये एपोस्ट्रोफी यस लगा दो। यूनिवर्सिटीज परफॉर्मेंस आर वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यदि, तो इसको आपको ग्लोबल लेवल से कंपैरिजन करोगे, 4 में आप दिखाओगे तो एडवांस कंट्री का दिखाओगे कि इस अनुसार है, बहुत हमारी पुअर है, रिसर्च बहुत कम आ रहा है। लेकिन जब ये दिखाओगे तो बोलोगे कि जो हमें पैसे मिल रहे हैं, जो हमारे पास फंड मिल रहे हैं, जो हमारे पास सिर्फ ये टारगेट नहीं, हमारे पास टारगेट है कि क्योंकि जो बल्क में स्टूडेंट्स होते हैं, उतने सारे स्टूडेंट्स का एकेडमिक करना, अब जस्ट कोई प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर को मान के चलो रिसर्च के लिए हमको पूरा टाइम देना चाहिए, लेकिन उनसे हम फिर क्लास करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा क्लास सम टाइम करवा पा रहे हैं। तो जिस आधार पे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस आधार पे उनके पास फैसिलिटी है, जो कुछ है उस आधार पे वो ठीक ठाक कर रहे हैं। ओके, तो ये 10 में लिखोगे। 10 नंबर में, वर्ल्ड इज विटनेसिंग न्यू कोल्ड वॉर सिचुएशन। सो दुनिया है न्यू टाइप का कोल्ड वॉर सिचुएशन से पास हो रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है वो आपके 5 मंथ्स, इस 24 को यानी 23 को 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। 21st सेंचुरी में 5 मंथ्स वॉर जो है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, और चैलेंजिंग इस केस में कि जब सामने वाला कंट्री न्यूक्लियर कैपेबल है। ऑब्वियसली यूक्रेन भी सम टाइम बैक
न्यूक्लियर कैपेबल था, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ग्लोबल एश्योरेंस और रसिया वेस्टर्न वर्ल्ड के एश्योरेंस पे इसने एक तरह से अपना न्यूक्लियर वेपन जो है डिस्कार्ड कर दिया। बट वो लोग जो भी हैं यूक्रेनियन हैं, वो फाइट कर रहे हैं। तो जो हम सिचुएशन में गुजर रहे हैं, तो वो कोल्ड वार सिचुएशन में तो 4 में लीक हो गए, अगेंस्ट में लीक हो गए नहीं। थिंग्स आर बेटर नाउ। इन स्पाइट ऑफ यदि कोल्ड वॉर मेंटेलिटी होता तो शायद अब तक 5 मंथ्स में सिचुएशन बहुत वर्सन हो सकता था, लेकिन स्टिल इन स्पाइट ऑफ एक तरह से अभी वहीं उसी रीजन में है, कोई एक्स्ट्रा में नहीं फैला है, तो आप इसको कर सकते हो। ओके, तो आप इन 10 टॉपिक्स है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि हर टॉपिक को आप इंडिविजुअल नहीं लेकर के चलोगे, कि कोई भी टॉपिक को आर्गुमेंट ले रहे हो तो आर्गुमेंट में ही देखोगे, उसको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करोगे। जिस समय ये चीज करने लगोगे, इंटीग्रेटेड वे में देखने लगोगे, तो आपके लिए आसान चीजें हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम आपको 10 आपके रिपोर्ट के टॉपिक देंगे। ओके, सो फिर अब बचली है जो मैंने पेपर 1 बोला है, जो मैंने टारगेट बोला है वो मैं कंप्लीट करूंगा। अब बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, जैसे जैसे एग्जाम देखो नजदीक आता है तो वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि क्या ना कि अब टेस्ट वगैरह ही है। कुछ कैंडिडेट हैं कि ठीक है, उन्होंने 5 टेस्ट एक तरह से 5 टेस्ट का पैसे पेमेंट किया, अब वो पेमेंट पहले कर दिया, अब वो टेस्ट अभी लिख रहे हैं। और मैं इस वजह से भी चार्जेस ये करता हूँ। मैं आई नो कि जैसे 500 में पेपर 2 के टेस्ट का चार्ज करता हूँ, तो बिलीव मी बहुत टाइम लगता है हर कॉपी को चेक करने में। उसके बाद जब जरूरत होती है तो मैं स्टूडेंट को कॉल करके या मीटिंग रखता हूँ, उसमें उनको गाइड करता हूँ, तो हर चीज में वो टाइम लगता है। तो मेरे पास भी मैं 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है। वो एक दिन का नहीं है ना बात, रेगुलर रूप से मुझे भी अपने तबियत जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग हैपेंस, तो दूसरे का भी टाइम होता है ना। जैसे हमारे साथ मान के चलो कि 50 100 200 कैंडिडेट, ऑब्वियसली सब लोग डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो उनको मैं लंबे समय से गाइड कर रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मेरे लिए ये भी मायने रखता है कि मैं चीज़ों को कर सकूं। तो फिर भी जिनको लगता है कि कुछ लिमिटेड फ्यू जिनको मैं एकोमोडेट कर सकता हूँ, तो जो भी टेस्ट देना चाहते हैं वो आप ऑब्वियसली है टेस्ट लिख सकते हो, ताकि थोड़ा सा आप में पुश करके यदि आप सिलेक्शन हो सकता है तो आप उसको करो। अब ऐसा है कोई कंडीशन में है कि ऐसे क्या है, आर्गुमेंट क्या है, रिपोर्ट क्या है, ये पता नहीं है, उसके बाद सोचोगे क्या मैं 4 टेस्ट लिख लूंगा, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं सर गारंटी हो जाएगा। बेटा गारंटी यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।